गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका नाम है श्वसन। तो आज आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का, क्लास 10th के बायो का, जिसका नाम क्या है श्वसन। देखेंगे पहले इसके कुछ लाइन को आप समझें। पहला कॉन्सेप्ट ये है, जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था पोषण, तो आपने क्या किया उसमें कि आपने जो भोजन लिया था उस भोजन को आज आपने पचा लिया। ओके, एनस के द्वारा मतलब मल द्वार के द्वारा आपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकाल दिया। आज आपके पास क्या हुआ है? आज आपके पास है पचा हुआ भोजन। गौर कीजिएगा, आपके शरीर में क्या बचा हुआ है? तो पचा हुआ भोजन। ये जो पचा हुआ भोजन है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अभी ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक मटेरियल है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। समझिएगा, हमने कहा आपने जो पहला चैप्टर पढ़ लिया उस पहले चैप्टर में आपने क्या किया? भोजन को पचा लिया। तो आपके पास जो पचा हुआ भोजन है वो किस रूप में है? वो है आपके शरीर में ग्लूकोज के रूप में। वो जो पचा हुआ भोजन है वो आपके शरीर में ग्लूकोज के रूप में है। क्या कहना है मेरा कहना है कि वो जो पचा हुआ भोजन है वो आपके शरीर में ग्लूकोज के रूप में है। और ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन वाला एक यौगिक है, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और फिर 6 ऑक्सीजन है। क्या बोले हमने कहा ये जो 6 कार्बन है ये 6 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज में केमिकल बॉन्डिंग के रूप में ये बाइंडिंग एनर्जी के रूप में उसके अंदर बंधन ऊर्जा के रूप में एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, जमा है। आज उसी, जबकि अगर बाइंडिंग एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर है तो वो स्टोर उस एनर्जी को हमारा बॉडी रिसीव नहीं कर पाता है। अगर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में जो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में, जो बंधन ऊर्जा के रूप में जो एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर है, उस रासायनिक ऊर्जा को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसे हमारा बॉडी अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इस ऊर्जा को, इसमें जो ऊर्जा अवस्थित है, जो स्टोर है, उस एनर्जी को आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाए जिस एनर्जी को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस एनर्जी से हमारा बॉडी अपने अलग अलग अंगों का विकास कर सकता है, उस एनर्जी में इसको तोड़ना है। तो इस कार्बनिक यौगिक को, ये जो एक 6 कार्बन परमाणु वाला जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए जिस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है उसी प्रक्रिया का, उसी प्रोसेस का नाम है श्वसन। नहीं समझे? समझिएगा, मेरा कहना है कि आपने क्या किया पिछले चैप्टर में? आपने क्या किया? आपने भोजन का पाचन किया। आपके अंदर में पचा हुआ भोजन है, वो पचा हुआ भोजन किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में है। उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब क्या? ये 6 कार्बन परमाणु वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके अंदर में ऊर्जा जो है वो रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में जमा है। उस रासायनिक ऊर्जा को एक नए प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना है, जिस ऊर्जा को हमारा बॉडी जो है आसानी से उसको अवशोषित कर सके। और इस जटिल कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकरण करवाने के लिए, मतलब इसे तोड़ने के लिए, इसमें से ऊर्जा बाहर निकालने के लिए आप जिस प्रक्रिया को सम्मिलित करते हैं, जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम है श्वसन। कंप्लीट हमने क्या कहा? तो ये जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मतलब 6 कार्बन परमाणु वाले जो ग्लूकोज है, जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीकरण करवाने, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसी टूट करके क्या मुक्त होगा? ऊर्जा मुक्त होगा। इसी प्रोसेस का क्या नाम है? श्वसन। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि श्वसन क्या है। अब आपको समझना है कि ये जो आपका श्वसन है, ये श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का? हमने कहा श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। एक क्या हो गया? एक होता है आपका ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, ये जो ऑक्सी श्वसन है इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसका नाम है वायवीय श्वसन। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है वायवीय श्वसन। क्या बोले?
श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और जो दूसरा है उसका नाम है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अनॉक्सी श्वसन या इसी को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, हमने क्या कहा? श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन हो गया? एक है ऑक्सी श्वसन और एक है अनॉक्सी श्वसन। ये जो ऑक्सी श्वसन है, इसी ऑक्सी श्वसन का नाम है वायवीय श्वसन, और ये जो आपका अनॉक्सी श्वसन है इसी का नाम है अवायवीय श्वसन। अर्थात ये जो ऑक्सी श्वसन है ये इस प्रकार का श्वसन है जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनॉक्सी श्वसन एक इस प्रकार का श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ऑक्सी श्वसन में ये श्वसन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोले? ऑक्सी श्वसन क्या है? तो वैसा श्वसन जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, या वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसके लिए वायु की आवश्यकता हो। दूसरा अनॉक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो या वायु की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग क्या? अनॉक्सी श्वसन। कंप्लीट। दूसरा टर्म है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर किसी ईंधन का दहन होता है तो ऊर्जा भरपूर रूप में मुक्त होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सेम टू सेम अगर ऑक्सी श्वसन होता है, अगर ऑक्सी श्वसन होता है तो आपके पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। क्या बोले? ऑक्सी श्वसन जो है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, और अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन C6H12O6 का पूर्ण विघटन नहीं होता है, जिस कारण से ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और अनॉक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, मतलब सीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। हमने क्या कहा? इसके ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। ऑक्सी श्वसन में ये जो आपके पास ये ग्लूकोज है इसका पूर्ण विघटन होता है, लेकिन अनॉक्सी श्वसन में इसका पूर्ण विघटन नहीं होता है। ये जो ऑक्सी श्वसन है इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और अनॉक्सी श्वसन में सीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जो आपका चौथा अंतर है वो ये है कि ऑक्सी श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है? तो ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और ये जो आपका अनॉक्सी श्वसन है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्या बोले? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। फिर से श्वसन 2 प्रकार का, एक है ऑक्सी और एक है अनॉक्सी। बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो पूछेगा ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग इसको परिभाषित भी कर दिए और साथ में अंतर भी लिख दिए। पहला अंतर क्या है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटेगा, इसमें पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। इसमें जो है भरपूर ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें सीमित ऊर्जा मुक्त होगी। ये जो आपका ऑक्सी श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और जो अनॉक्सी श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कंप्लीट। हमने क्या कहा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और ये कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। हम लोग अब जरा ये समझेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया होती किस प्रकार से है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो होता किस प्रकार से है, जरा ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि श्वसन में क्या होगा। आपके पास जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो टूट करके, जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो टूटेगा, और टूटने के बाद वह जो एक बड़े कार्बनिक यौगिक है वो छोटे कार्बनिक यौगिक में बटेगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा मुक्त होगा। तो सबसे पहली बात, श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जरा ये देखिए। सबसे पहली बात, आपके पास ईंधन है वो ईंधन के रूप में क्या है? आपके पास कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या है? तो आपके पास कार्बनिक यौगिक के रूप में है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। कंप्लीट। ये क्या है? ये है रियल में 6
कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक है। 6 कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक है। कौन कौन है? 6 कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक है। कौन? ग्लूकोज। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। ओके, हमने कहा था इसी ग्लूकोज में बंधन ऊर्जा के रूप में रासायनिक ऊर्जा जमा है। उस रासायनिक ऊर्जा को एक ऐसी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना है जिसे हमारा शरीर अवशोषित कर सके। इस ऊर्जा को हमारा शरीर नहीं पहचानता है। हमारा शरीर जिस ऊर्जा को पहचानता है, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, ये ग्लूकोज सबसे पहले जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाता है? ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? वो जाता है कोशिका द्रव्य में। और सबसे पहली बात जानना है कि कोशिका द्रव्य में ही श्वसन स्टार्ट होता है। श्वसन की शुरुआत कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में। श्वसन की समाप्ति कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर से श्वसन शुरू कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। श्वसन समाप्त कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जरा देखेंगे, श्वसन गया। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज टूट जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज 2 अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। 2 अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। तो आपके पास जो C6H12O6 है ये क्या होता है? ये टूट जाता है। ये टूट करके 2 अणु बन जाता है। तो 6 का आधा 3, 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3, ये बन गया, 2 गो अणु बन गया। ये कौन है? ये है आपका ग्लूकोज। ये कौन है? ये आपका क्या है? ग्लूकोज। और इसका नाम है पाइरूवेट। पाइरूवेट इसको बोलते हैं। ये ग्लूकोज का अणु है और ये क्या है? पाइरूवेट का अणु है। और साथ में 2 अणु में टूटा तो हर एक अणु में से एक एटीपी ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ पे निकलेगा A, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। समझिएगा, इसी ऊर्जा को हमारा शरीर पहचानता है और इस ऊर्जा का नाम है एटीपी। का पूरा नाम है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन, ए से हो गया एडिनोसिन, टी से हो गया ट्राई, पी से हो गया फास्फेट। फास्फेट, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एक होता है आपका एडीपी, इसका नाम है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। समझिएगा सर, एटीपी में क्या होगा? फास्फोरस के कितने अणु होंगे? ट्राई मतलब 3। और एटीपी में से अर्थात एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में से जब एक गो फास्फोरस का अणु निकल जाता है तो उसमें क्या गो बचेगा? 2 गो, तो वो बन जाता है डाई। मतलब एटीपी में से यदि एक फास्फोरस निकल जाएगा, एटीपी में 3 गो था तभी ना ट्राई नाम है, जब उसमें से एक फास्फोरस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? डाई। अर्थात एटीपी से एडीपी कैसे बनता है? यदि एटीपी में से एक फास्फोरस का अणु निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एडीपी। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में से यदि एक फास्फोरस निकल जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एडीपी। और ये प्रक्रिया, लेकिन यदि जब एडीपी में एक फास्फोरस जोड़ दिया जाए, एडीपी में एक फास्फोरस जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा एटीपी। ओके, तो एटीपी एडीपी बन सकता है और एडीपी एटीपी बन सकता है। लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा जो होती है मुख्य रूप से वो किस रूप में होगा? एटीपी के रूप में। तो इसी ऊर्जा को शरीर पहचानता है और इसी ऊर्जा को शरीर ग्रहण करता है, अवशोषित करता है और अपनी टूट फूट की मरम्मत करता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले श्वसन स्टार्ट कहाँ हुआ? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का जो एक अणु था वो पाइरूवेट के 2 अणु में टूट गया। इसका मतलब है ग्लूकोज टूट करके छोटा कार्बनिक यौगिक बन गया। जैसे ही ये छोटा हुआ थोड़ा सा ऊर्जा निकल गया। अगर ये और टूटना शुरू हो जाए और ऊर्जा निकलेगा, और टूटेगा और ऊर्जा निकलेगा, और टूटेगा और ऊर्जा निकलेगा। हम लोगों का मकसद है शरीर में इसी को तोड़ना। लेकिन अभी ये कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। और अभी तक इसको टूटने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है। इसीलिए कोशिका द्रव्य में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? वो होता है अनॉक्सी श्वसन। कोशिका द्रव्य में कैसा होता है? अनॉक्सी श्वसन। लेकिन इसके बाद ये जो आपके पास पाइरूवेट है C3H6O3, 2 एटीपी तो यहाँ मिल गया ऊर्जा। अब देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास पाइरूवेट है, आप क्या करेंगे? इस पाइरूवेट को पुनः तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने का 3 तरीका है।
इसको तोड़ने का 3 तरीका है। अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यदि इसे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ें, यदि इसे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ें तो क्या होगा, ये कहलाएगा ऑक्सीश्वसन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीश्वसन। और ये कहाँ संपन्न होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब इस पायरुवेट के अणु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में आप तोड़िएगा, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन। और वो कहाँ टूटेगा जाकर के, माइटोकॉन्ड्रिया में। शुरू कहाँ हुआ है, कोशिका द्रव से, कहाँ टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस जल बनाता है, प्लस 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। जब ये टूटेगा तो ये क्या बनाता है, 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। क्या बोले, 2 एटीपी यहाँ पे, 36 एटीपी यहाँ पे, तो आपके शरीर में टोटल कितना हो गया, टोटल ऊर्जा हो गया 38 एटीपी। आपके शरीर में टोटल ऊर्जा कितना हो गया, 38 एटीपी। और ये जो ऑक्सीश्वसन है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये होता है जीव जंतु तथा पौधा में। ये किस में होता है, ये होता है जीव जंतु तथा पौधा में होता है। ये जो आपका ऑक्सीश्वसन है, ये कहाँ पे होता, माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म होगा। क्या क्या उसका आउटपुट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और 36 एटीपी ऊर्जा। 36 एटीपी यहाँ पे, 2 एटीपी यहाँ पे, कितना हो गया, 38 एटीपी। तो बताइए ऑक्सीश्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, कितना होता है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। जिसमें 2 एटीपी होता है कहाँ पे, जिसमें 2 एटीपी होता है कोशिका द्रव्य में और 36 एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, कंप्लीट। लेकिन बाय द वे दूसरा, यदि हम लोग इस पायरुवेट को, यदि हम लोग जीव जंतु ही, पौधा ही, यदि अगर जीव जंतु इसको, ये जो पायरुवेट है, यदि इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़े, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़े, यदि कोई जीव जंतु इसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तोड़े, तो जैसे ही अनुपस्थिति में तोड़ेगा, मतलब ये कैसा श्वसन हो गया, ये हो गया अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, ये कैसा श्वसन हो गया, तो ये कैसा हो गया, अनॉक्सी श्वसन। जैसे ही ये अनॉक्सी श्वसन होगा, और ये जैसे ये अनॉक्सी श्वसन होता है, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाता है। ये अगर ऑक्सीजन भरपूर नहीं है तो वो प्रोसेस कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा। तो ये कहाँ रह जाएगा, ये कोशिका, ये प्रोसेस कोशिका द्रव्य में ही रह जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ पे होगा, ये कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। यदि पायरुवेट को तोड़ने के लिए भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिला है तो भरपूर ऊर्जा में भी नहीं टूटेगा। तो ये क्या होता है, ये पेशी में, पेशी मतलब मांसपेशी में, जोड़ में, इन सभी में, तो ये क्या होता है, पेशी में लैक्टिक अम्ल के रूप में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसीलिए हम लोग कभी अगर ऑक्सीजन भरपूर न लेते हुए लगातार काम करते रहें, तब यदि हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो भोजन है वो पूरी तरीक़ा से पचता नहीं है और शरीर में दर्द फील करते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग फिर कुछ देर सो जाते हैं, शरीर को आराम देते हैं, तो पुनः ये जो लैक्टिक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पुनः भरपूर रूप से टूट करके पूरा का पूरा ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। और देखेंगे जब आप सो के उठते हैं तो फिर आपका शरीर में जो दर्द है वो कम हो जाता है, थकान मिट जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको भरपूर ऊर्जा मिल चुकी है। ये भी प्रोसेस, ये भी क्या है, अनॉक्सी श्वसन है। लेकिन ये कहाँ हुआ, ये किस में होता है, तो ये होता है जीव जंतु में। ये किस में होता है, ये होता है जीव जंतु में ये प्रोसेस संपन्न होता है। और जो तीसरा प्रोसेस है, वो तीसरा प्रोसेस है, ये भी होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये भी किस में होगा,
अनुपस्थिति में, तो इसको भी क्या कहिएगा, इसको भी आप कहेंगे क्या, अनॉक्सी श्वसन। इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन। और ये भी कहाँ होगा, ये भी होगा कोशिका द्रव्य में, क्योंकि अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है कोशिका द्रव्य में। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें ये जो पायरुवेट है, ये जो पायरुवेट है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, अनॉक्सी श्वसन के रूप में प्रक्रिया करके, अभिक्रिया करके ये बना देता है, ये क्या बना देता है, ये बनाता है इथेनॉल, इथेनॉल तथा CO2 तथा ऊर्जा, 3 चीज बना देता है। और ये प्रोसेस होता है किस में, ये प्रोसेस होता है ईस्ट में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। किण्वन को ही बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। किण्वन को ही क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फर्मेंटेशन। एक बार जरा देखेंगे, आपको दिख रहा है, एकदम ही आपको दिख रहा है, खूब सुंदर से दिख रहा है आपको। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, यहाँ जो हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार। आपको सीधा पूछेगा बायोलॉजी में किण्वन या फर्मेंटेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि किण्वन या फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट एक प्रकार का जीवाणु है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, जैसे आप रोटी बासी छोड़ दीजिए, उस पर देखिए एकदम से उजला उजला टाइप का धुआं जैसा बन जाता है, वही आपका ईस्ट है। ब्रेड को खुला छोड़ दीजिए, ब्रेड पर एक लेयर बन जाता है, वही आपका ईस्ट है। तो क्या बोला आपने कि ये ईस्ट, तो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है अपने अंदर पायरुवेट अणु को अनॉक्सी श्वसन के द्वारा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में बदल देता है, और इसी प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन या फर्मेंटेशन किस में होगा, किण्वन या फर्मेंटेशन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है कि ईस्ट जो है वह पायरुवेट अणु को अनॉक्सी श्वसन के द्वारा कोशिका द्रव्य में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिणत कर देता है। अर्थात पायरुवेट अणु को अनॉक्सी श्वसन के द्वारा इथेनॉल में परिवर्तित करना ईस्ट के द्वारा किण्वन कहलाता है। फिर से समझिए क्या बोला हमने, पायरुवेट अणु को अनॉक्सी श्वसन के द्वारा कोशिका द्रव्य में इथेनॉल में, इसमें मेन प्रोडक्ट इथेनॉल है, इथेनॉल में ईस्ट परिवर्तित कर देना, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन, किण्वन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। किण्वन किस में होता है, ईस्ट में होता है। किण्वन में प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल बनता है। इसको बोलते हैं C2H5OH, C2H5OH। ये क्या है, ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल का निर्माण होना, साथ में CO2 भी बनता है और साथ में ऊर्जा भी बनता है। इस प्रकार हमने देखा ये जो पायरुवेट अणु है ये टूट टूट करके आपको ऊर्जा देता है, और इसी ऊर्जा को शरीर जो है वो अवशोषित करके अपने टूट फूट की मरम्मत करता है, अपने शरीर को विकसित करता है, शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, और इसी ऊर्जा को शरीर पहचानता है। वो क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो श्वसन है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। ये जो श्वसन है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे बहुत सारा जीव है जो एक कोशिकीय है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, प्रोटोजोआ। तो ये सभी जो जीव है वो कैसा है, वो है आपका एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, कौन कौन, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना वगैरह वगैरह, ये सभी के सभी जो जीव हैं वो कैसे हैं, वो हैं आपके एक कोशिकीय जीव हैं। तो ये श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। अब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।